हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल क्राइम स्टोरी। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक भाई अपनी सगी बहन का कत्ल कर सकता है सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? नहीं ना। पर मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जहाँ एक भाई अपनी ही बहन का कत्ल कर देता है सिर्फ इसलिए ताकि उसके हिस्से की प्रॉपर्टी उसे मिल सके। पर आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसकी कहानी नोएडा की मनीषा चौहान की है। मनीषा की उम्र लगभग 20 साल थी। मनीषा नोएडा में ही नौकरी करती थी और वो वहीं की रहने वाली थी। वो काफ़ी नटखट स्वभाव की थी, जिसकी वजह से उसकी कंपनी में उसे सारे लोग काफ़ी पसंद किया करते। इस कंपनी में उसकी खास दोस्त भी थी। उस दोस्त का नाम मुस्कान था। मनीषा और मुस्कान की दोस्ती उनकी कंपनी की ज्वाइनिंग के टाइम पर हुई थी। मनीषा और मुस्कान दोनों एक दूसरे को नेचर को काफ़ी पसंद करते थे और वो दोनों इतने पक्की सहेलियां थी कि अगर दोनों में से कोई एक कभी ऑफिस ना आए तो दूसरी का दिन नहीं लगता था। कई बार तो ऐसा होता था कि अगर किसी काम की वजह से कोई एक अगर ऑफिस ना आए तो दूसरी भी छुट्टी ले लेती थी। उनकी दोस्ती पूरे ऑफिस में काफ़ी मशहूर थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच एक तारीख आती है 2 नवंबर 2023। हर बार की तरह मुस्कान सुबह अपने ऑफिस टाइम पर ऑफिस पहुंचती है, सुबह के लगभग 9 बजे। ऑफिस पहुंचने के बाद मुस्कान को मनीषा कहीं दिखाई नहीं देती। 9 से 9:30 बज जाते हैं, लेकिन अभी भी मनीषा का कोई अता पता नहीं था। अब मुस्कान थोड़ी परेशान होने लग जाती है क्योंकि मनीषा ने उसे बिल्कुल नहीं बताया था कि वो आज ऑफिस नहीं आने वाली है। इसीलिए मुस्कान उसका फ़ोन ट्राई करके देखती है, परंतु मनीषा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। अब मुस्कान को आखिर समझ नहीं आता और वो बाकी के लोगों से भी पूछताछ शुरू करती है कि क्या पता शायद उसने किसी को बताया हो कि आज वो नहीं आने वाली। जब किसी को उसकी छुट्टी के बारे में कोई खबर नहीं होती तो वो एचआर से भी कंफर्म करती है कि मनीषा ने एचआर को इन्फॉर्म तो ना किया हो कि वो आज छुट्टी पर है। अब मनीषा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे थोड़ी परेशानी भी हो रही थी कि आखिर मनीषा का फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है। उसने व्हाट्सएप पे भी मैसेज ड्रॉप करा कि अगर कभी फ़ोन चालू होता है तो मनीषा शायद उसके देख ले और उसे भी पता चल जाएगा कि मनीषा का फ़ोन स्विच ऑन हो चुका है। लेकिन व्हाट्सएप पर भी सिर्फ सिंगल टिक ही आ रहा था। लेकिन जब दोपहर तक भी मनीषा का कोई पता नहीं लगता है और उसका मैसेज भी डिलीवर्ड नहीं होता है तो मुस्कान परेशान होने लगती है, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने लंबे टाइम तक उसका फ़ोन क्यों स्विच ऑफ है। मुस्कान मनीषा के कुछ दोस्तों को भी फ़ोन करती है, उनसे भी उसे मनीषा के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। तो वो मनीषा के घर वालों को फ़ोन करती है, तो घर वालों ने कहा कि वो तो कल से वापस नहीं आई है। उन्हें लगा कि कहीं वो मुस्कान के साथ ही रुक गई होगी, शायद इसीलिए उसने अपना फ़ोन भी बंद कर लिया हो। दरअसल कई बार मनीषा ऑफिस के बाद मुस्कान के घर उसके साथ रुक जाती है, इसीलिए घर वालों को लगा कि शायद हो सकता है कि इस बार भी वो मनीषा मुस्कान के साथ ही रुक गई हो। मनीषा के चचेरे भाई का नंबर भी मुस्कान के पास होता है। मुस्कान उसे कॉल करके पूछती है कि शायद उसे कुछ पता हो, लेकिन जब उसे बताती है कि उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है और वो भी उसे काफ़ी बार कॉल करने की कोशिश करता है, तो वो भी परेशान हो जाता है कि आखिर उसका फ़ोन बंद क्यों आ रहा है। अब मनीषा का चचेरा भाई पुलिस स्टेशन पहुंचकर मनीषा की गुमशुदगी की कंप्लेन दर्ज करवाता है और वो बताता है कि कल वो ऑफिस के बाद से ही वापस घर नहीं लौटी है। उधर पुलिस भी कंप्लेन सुनते ही अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देती है। सबसे पहले वो ऑफिस के लोगों से ही पूछताछ करती है, फिर घर वालों से, और उसके बाद मुस्कान से पूछा जाता है कि मनीषा ऑफिस से कब निकली थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ। तो फिर तमाम लोगों ने पुलिस को यही बताया कि शाम को काम खत्म करने के बाद वो ऑफिस से चली गई थी। अब उसके बाद वो घर पहुंची या नहीं पहुंची, इसके बारे में किसी के पास कोई अपडेट नहीं था। मुस्कान ने भी पुलिस को बताया कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से शाम में उसने भी मनीषा से कुछ फ़ोन पर बात नहीं की। उसने सोचा कि जब कल मनीषा से वो ऑफिस में मिलेगी तभी उससे सारे बात कर लेगी। इसके बाद पुलिस वाले मनीषा के घर वालों से पूछताछ करते हैं कि आखिर उनकी मनीषा से आखिरी बार कब बात हुई। उसके भाई और भाभी ने भी यही बयान दिया कि उन्होंने शाम को एक बार उसे फ़ोन करा था, पर जब फ़ोन स्विच ऑफ आया तो उन्हें ये लगा कि शायद वो मुस्कान के घर रुक गई होगी और इसीलिए शायद उसका फ़ोन बंद हो गया होगा, क्योंकि उसने फ़ोन अपना चार्ज नहीं किया होगा। पुलिस अपनी जांच पड़ताल आगे शुरू करती है, मनीषा की खोज करती, लेकिन उसका कोई भी खबर नहीं लगती है। इधर जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मनीषा के घर वाले, मुस्कान, सभी लोग काफ़ी परेशान हुए जा रहे थे, क्योंकि अब तक भी मनीषा का कोई पता नहीं लगा था।
पुलिस वाले इधर अब जांच पड़ताल कर ही रहे थे कि उत्तर प्रदेश के बागपत में सिसाना गांव में 2 तारीख को सुबह सुबह कुछ लोग जंगल में घूमने जाते हैं। अचानक वहां से बहुत तेज बदबू आती है और बदबू किसी चीज की जलने की थी। अभी बदबू जैसे जंगल में आसपास के लोगों को महसूस होती है, उनका दम घुटना शुरू हो जाता है और फौरन ही लोग जिस चीज की बदबू आ रही थी उसे देखने जाते हैं और वहां देखते हैं कि वहां एक शमशान घाट था जहां पर मुर्दे जलाए जाते थे और उसी के बगल में एक कचरे का ढेर था और उसी कचरे के ढेर के पास एक सूटकेस था और उसी सूटकेस में कुछ जल रहा था। ऐसे ही गांव वाले देखते हैं कि सूटकेस में कुछ चीज़ जल रही है तो गांव वाले समझ जाते हैं कि मामला गंभीर है। गांव वाले फौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं और उन्हें वहां बुलाते हैं। पुलिस वाले जैसे तैसे सूटकेस में लगी आग को बुझाते हैं और बुझाने के बाद जब सूटकेस को चेक करते हैं उसमें एक लड़की की डेड बॉडी मिलती और वो डेड बॉडी 70 से 80% तक जल चुकी थी। पुलिस वालों में हड़कंप मच जाता है कि आखिर ये लाश किसकी है और ये कहाँ से आई है। दरअसल पिछले 2 सालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहाँ पर उन्हें किसी लड़की की लाश जली हुई मिली है और उसके बाद उन पर काफ़ी दबाव होता है पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से उस केस को सुलझाने। इसीलिए पुलिस वाले फौरन अपनी जांच पड़ताल शुरू करते हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल था, आखिर ये लड़की कौन है। पुलिस वालों ने आसपास के इलाकों में इत्तला किया, आसपास के थानों में मिसिंग रिपोर्ट भी चेक करी, लेकिन पुलिस वालों के हाथ में कुछ भी नहीं लगा। उन्हें आसपास के किसी भी इलाके से कोई मिसिंग कंप्लेन दर्ज किसी भी पुलिस थाने में नहीं मिली। पुलिस वाले और लोगों से भी पूछताछ शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं से भी उस लड़की के बारे में कोई भी क्लू नहीं मिलता है। पुलिस वाले भी आखिर में परेशान हो जाते हैं कि वो करे क्या, क्योंकि उन्हें अपने मुखबिर से भी ऐसी कोई इनपुट नहीं मिलता कि किसी जगह से कोई लड़की गायब। फिर पुलिस वालों को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की कहीं बाहर से लाई गई हुई। आमतौर पर ऐसा होता है कि मर्डर कहीं और किया जाता है और लाश को कहीं और लाकर ठिकाने लगाया जाता है ताकि पुलिस वाले जांच पड़ताल में लगे रहे और उन्हें जल्द ही कहीं से भी कोई खबर ना मिल पाए। फिर पुलिस वाले इस बात पर अपनी जांच पड़ताल शुरू करते हैं कि अगर ये लाश कहीं बाहर से लाई गई है तो ये कहाँ से लाई गई होगी, किस तरीके से लाई होगी। इसका मतलब ये था कि कोई ना कोई कार में लाया होगा या किसी बाइक पर लाया होगा। अगर हाथ में भी लाया होगा तो लाश को कोई साधन या किसी रास्ते से ज़रूर गुजरना पड़ा होगा। फिर पुलिस वाले आसपास के सभी इलाकों में जितने भी कैमरा लगे हुए हैं उनको खंगालना शुरू करते हैं। अगर कोई स्पेशियस चीज़ दिखाई देती है तो उन्हें पता लग जाएगा कि उसी में उस लाश को लाया गया है। अब संयोग से एक ऐसी कार थी जो उस पूरे क्राइम सीन के इर्द गिर्द बड़ी हाई स्पीड में आती जाती हुई दिखाई देती है। उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि इस गाड़ी के अंदर जो सवार है उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो भाग रहे हैं। जिस हिसाब से वह अनियंत्रित होकर ये गाड़ी चला रहे थे उसे देखकर लग रहा था कि इस गाड़ी में कुछ स्पेशियस है। कैमरे में गाड़ी का नंबर कैद हो चुका था। अब पुलिस वालों का काम आसान हो गया था। फौरन गाड़ी के मालिक के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि एक गाड़ी का मालिक सोनीपत का रहने वाला। फौरन पुलिस की एक टीम सोनीपत जाती है और गाड़ी के मालिक से पूछताछ की जाती है। जब पूछताछ होती है तो गाड़ी के मालिक ने सीधा सीधा ये कह देता है कि ये गाड़ी तो 2 तारीख को उसका दोस्त पवन लेकर के गया था। दरअसल उसके दोस्त को कुछ काम था और वो कुछ देर के लिए उससे गाड़ी मांग करके ले जाता है और जब उसने थोड़ी देर बाद उसे फ़ोन करा अपनी गाड़ी वापस मांगने के लिए तो पवन का नंबर स्विच ऑफ होता है और वह पूरा दिन वापस गाड़ी देकर के नहीं जाता है। फिर 2 तारीख को गाड़ी लेकर के वो चुपचाप उसे वापस कर देता है। इसी बात की वजह से दोनों में थोड़ा मनमुटाव भी हो जाता है और वह उसके बाद पवन से बातचीत नहीं करता है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि पवन कहाँ मिलेगा तो वह बताता है कि पवन गुड़गांव में जॉब करता है और वो वहीं रहता है। वह पवन का नंबर भी पुलिस वालों को दे देता है। अब जब पुलिस वालों को पवन का नंबर मिला और इधर आसपास के इलाकों में ये मिसिंग कंप्लेंट फैलती चली जाती है। यह कंप्लेंट पहुंचते पहुंचते नोएडा के उस थाने में पहुंच जाती है जहां की लड़की गायब। दोनों मामले मैच कर जाते हैं और उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर तमाम चीज़ें मैच कराई गई तो वो पवन को उठा करके ले जाते हैं ताकि वो आगे की पूछताछ उससे कर सके। जब पुलिस वाले पवन से पूछताछ करते हैं तो वो 2 नाम लेता है। एक नाम था मनीष का और दूसरा नाम था शिखा का। मनीष और शिखा का नाम जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल मनीष और शिखा वही है जिन्होंने मनीषा की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। मनीष और शिखा और कोई नहीं बल्कि मनीषा के भाई और भाभी थे।
अब पर पुलिस वालों का सामने सवाल ये था कि आखिर पवन कौन है। जब इन तीनों से पूछताछ की जाती है तो पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। उन्होंने ऐसी कहानी पहले कभी नहीं सुनी। दरअसल नोएडा में एक सदरपुर गांव है और इसी गांव में एक बड़ा संपन्न परिवार रहा करता था। परिवार के जो मुखिया थे वह गांव के प्रधान भी रह चुके थे। उनके 2 बेटे थे जिनका नाम था हर्षवर्धन चौहान। ये अपने समय के अच्छे खासे नामी थे। उनका अच्छा खासा रुतबा था, करोड़ों में उनकी प्रॉपर्टी थी और गांव के लोगों का मानना था कि आज भी लगभग 5 से 6 करोड़ की प्रॉपर्टी हर्षवर्धन के नाम होगी। हर्षवर्धन की बीवी की पहली ही मौत हो चुकी थी। हर्षवर्धन की 2011 में मौत हो जाती है। हर्षवर्धन के 2 बच्चे थे, बेटा मनीष और बेटी मनीषा। मनीष की भी शिखा से शादी हो गई थी। अब उनके परिवार में बेटे की शादी होने के बाद टोटल 3 लोग हो गए थे। पहला मनीष, दूसरी मनीष की पत्नी शिखा और तीसरी मनीष की बहन मनीषा। अब सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही होती हैं। इधर मनीष और शिखा के बच्चे हो गए थे, इधर मनीषा इन पर डिपेंडेंट थी, इसलिए 20 साल की उम्र में नौकरी करना चाहती थी ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी वो उसको इंक्रीज़ करना चाहती थी। उसका सपना था कि वो परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन जो मनीषा का भाई मनीष था उसके जहन में कुछ और ही चीज़ें चल रही थी। उसका प्लान था कि जो भी प्रॉपर्टी है उसे बेच करके कहीं और दूसरी जगह इन्वेस्ट किया। उसे लगता था कि पिता की संपत्ति का पूरा अधिकार बेटे का होता है। वो नहीं चाहता था कि बहन को कुछ भी मिले, परंतु हर्षवर्धन अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा दोनों में बराबर बांट कर गए थे। इसी वजह से अब दोनों भाई बहन एक दूसरे के अगेंस्ट आ गए थे। मनीष लगातार मनीषा को डांटता फटकारता रहता था। वो मनीषा पर दबाव बनाता था कि मनीषा ये प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे। इधर शिखा भी लगातार मनीषा को ब्रेन वॉश करती रहती थी। ये तमाम चीज़ें चलती रही। फिलहाल मनीषा सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन एक दिन मनीषा घर में बैठी थी और अचानक से उसके कान में कुछ आवाज़ पड़ती है और ये आवाज़ उसकी भाभी के फ़ोन की बातचीत की थी। अब भाभी को बातचीत करते सुनती है तो पता चलता है कि भाभी किसी अन्य मर्द यानी किसी लड़के से बात कर रही थी। जब ये बातें मनीषा सुनती है तो सुनने के बाद उसकी आंखें फटी रह जाती हैं कि उसकी भाभी उसके भाई के साथ पतिव्रता होने का सिर्फ नाटक कर रही थी। इधर उसकी भाभी किसी और से नहीं बल्कि पवन से बात कर रही थी। अब कुछ देर बातचीत करने के बाद मनीषा की भाभी शिखा वॉशरूम जाती है तो फौरन मनीषा रूम में जाती है और उसकी भाभी और उस लड़के के बीच जो भी वीडियो कॉल या चैट हुई थी उन तमाम चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेती है और अपने परिवार में जाकर सुना देती है। मनीषा ने अपने भाई को बोला कि देखो तुम्हारी पीठ पीछे भाभी क्या कर रही है। इधर मनीष जब ये चीज़ें सुनता है तो मनीष को अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आता है। ये बातें सुनने के बाद जब वो शिखा के पास जाता है तो शिखा उसका ब्रेन वॉश कर देती। शिखा कहती है कि देखो मनीषा हम दोनों के बीच में लड़ाई करवा रही है और वो जिस लड़की की बातचीत कर रही है वह पवन और कोई नहीं बल्कि मेरी मौसी का लड़का है, यानी मेरा मौसेरा भाई है। और वो कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं उसे बुला देती हूँ। मनीष कहता है ठीक है बुलाओ उसको। उसके बाद फिर मनीष के रहते हुए जो पवन है वो सदरपुर गांव में आता है और आने के बाद 15 दिन तक वही रहता है। मनीषा ये जानती थी कि उसके भाभी का बॉयफ्रेंड है भाई, लेकिन उसके भाई मनीष की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और यह पट्टी दौलत और अपनी पत्नी पर अंधे विश्वास की थी। उसे लगता था कि उसकी बहन गलत है और उसकी पत्नी सही है। अब इधर पवन और शिखा को भी लगने लगता है कि मनीषा को उन पर डाउट है और उन्हें ये डर सताता रहता है कि कहीं मनीषा उन्हें रंगे हाथ ना पकड़ ले। इसलिए ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाना शुरू करते हैं ताकि मनीषा रास्ते से हट भी जाए और सारी प्रॉपर्टी भी उन्हें मिल जाए। पवन और शिखा के दिमाग में था कि उनका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है वो यूं ही चलता रहे। इसका मतलब ये था कि मनीष भी अब उन लोगों के साथ मिल चुका था, क्योंकि मनीष को लगता था कि अगर मनीषा रास्ते से हट गई तो सारी की सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। प्लान बनाने के बाद सारी चीज़ें फिक्स की गई। उसके बाद 1 तारीख की शाम को जब मनीषा अपने जॉब से वापस आती है तो उसके खाने में नशीली दवाइयाँ मिला करके उसे बेहोश कर दिया जाता है। इसके बाद ये तीनों लोग मिलकर मनीषा का कत्ल कर देते हैं। एक बहन का कत्ल एक भाई करता है, एक ननंद का कत्ल एक भाभी करती है। कत्ल होने के बाद फिर लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोच लाश को ठिकाने लगाने का जिम्मा पवन उठाता है। दरअसल मनीषा की लाश बागपत के सिसाना गांव में मिली थी और पवन वहीं का रहने वाला था।
उसे लगा था कि अगर वो अपने गांव के पास में लाश फेंक देगा तो ज़्यादा हल्ला नहीं होगा, क्योंकि वो गांव के लोगों को जानता था। उन्हें लगा कि लोग मामले को दबा लेंगे, इसीलिए उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपना गांव चुना। लेकिन इसके लिए अब उसे गाड़ी चाहिए थी, क्योंकि वो अपनी खुद की गाड़ी यूज़ नहीं करना चाहता था। इसलिए वो सोनीपत जाकर के अपने एक दोस्त से गाड़ी उधार मांगता है। फिर मनीष, पवन और शिखा उस 20 साल की मनीषा की लाश लेकर वहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद जहाँ मनीषा को डंप किया गया था, वहाँ के शमशान घाट के पास वो रात को पहुँचते हैं और मनीषा की लाश वाले सूटकेस को वहाँ आग लगा देते हैं। जलाने के बाद सब लोग अपने अपने कामों पर इस उम्मीद से लौट जाते हैं कि किसी को क्या ही खबर लगेगी और यह मामला यहीं दब जाएगा। लेकिन मुस्कान लगातार परेशान थी। परेशान होने की वजह से कभी मनीषा के दोस्तों को फ़ोन करती तो कभी मनीषा के घर वालों को। लेकिन जिस तरीके से मनीष ने इस बात को घुमा दिया और कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मनीषा कहीं गई होगी, ये जवाब सुनकर मुस्कान और भी परेशान हो गई थी, क्योंकि मनीषा ने मुस्कान को अपनी सारी फैमिली बैकग्राउंड और सारी स्थिति बता रखी थी। इसलिए मुस्कान ने की लड़की को फ़ोन करा था और वो उसके रिश्तेदारों को लगातार फ़ोन कर रही थी और उसके रिश्तेदार भी अब परेशान हो चुके थे कि आखिर मनीषा गई कहाँ। और अंत में उन्हीं लोगों ने जाकर के कंप्लेन दर्ज कराई और तब जाकर ये पूरा मामला सामने निकल कर के आया कि कैसे प्रॉपर्टी के लालच में एक सगे भाई ने अपनी ही बहन को मौत के घाट उतार दिया और उधर एक भाभी ने अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर छुपाने के लिए अपनी ननंद का कत्ल कर दिया। तो ये थी मनीषा की पूरी कहानी।